मुगल साम्राज्य के पतन के कारण 18वीं शताब्दी में मुगल राज छिन्न भिन्न होने लगा। पतन के कुछ कारण तो 17वीं शताब्दी में ही जड़ पकड़ चुके थे, पर वास्तविक कमजोरियां 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। वे इस राज्य का पतन होने से ना रोक सके। उनको अपनी प्रजा का सम्मान प्राप्त नहीं था। शासक के मरने के बाद हर बार उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता था। इस प्रकार बहुत सा धन और शक्ति नष्ट होती थी। जो शहजादा अंत में विजय होता था, वो अपने अधिकारियों और दरबारियों से सशंकित रहता था। जब सम्राट कमजोर हो जाते थे, प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते। मुगल साम्राज्य के पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कठिनाई थी। इस समय तक तो ना तो पर्याप्त धन बचा था और ना ही जागीरें हैं जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थी। जमींदार असंतुष्ट होते थे क्योंकि उन पर शासन का कठोर नियंत्रण था। वे समझने लगे कि सरदार राज की आमदनी का बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लेते हैं। अतः उनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया। एक अवसर पर तो जमींदारों के विरुद्ध न विद्रोह का रूप धारण कर लिया। लगान अदा करने के बाद किसानों के पास बहुत कम धन बचता था। अंत वे अधिक गरीब होते गए। कभी कभी किसान भी असंतुष्ट जमींदारों को साथ देते थे। मंगल इस समय बहुत से युद्धों से फंसे हुए थे, अतः उनको नियमित रूप से धन की आवश्यकता बनी रहती थी। औरंगजेब के दक्षिण के अभियान में मुगल राज्य नियंत्रण व्यय होती रहती थी। औरंगजेब के दक्षिण के अभियान में मुगल राज्य आय नियंत्रण व्यय होती रहती थी। मराठे और सिख बराबर मुगलों को धमकी देते रहते थे, अतः मुगलों की एक बड़ी सेना इन दोनों क्षेत्रों को अपने अधिकार में बनाए रखने में व्यस्त रहती थी। लगान का कुछ भाग प्रशासन पर भी खर्च किया जाता था। मुगल प्रशासन अब इतना सक्षम नहीं रहा जितना अकबर के शासनकाल में था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे। अब मनसबों की संख्या अकबर के काल में 3 गुना बढ़ गई थी। मनसबदार अब इतने ईमानदार नहीं रह गए थे। वे जो अपने लगान जमा करते थे उसका सही हिसाब नहीं रखते थे। वे बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। वास्तव में कुछ ने तो इतना अधिक धोखा देना आरंभ कर दिया कि घोड़ों को संख्या दुगना आवश्यक हो गया। अकबर ने अधिकारियों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करते हुए अधिक बल दिया था। इसमें से वे किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाते थे। 18वीं शताब्दी में अधिकारियों का प्राय स्थानांतरण नहीं होता था और जिसमें उनमें से बहुत से अधिकारी छोटे छोटे स्थानीय शासकों का है। मुगलों का सैनिक प्रशासन भी कमजोर हो गया। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। सेना की निपुणता भी अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। किसी भी समय मुगल सेना अपने तोपखाने पर घमंड करती थी, किंतु अब अन्य सेना की तुलना में मुगल तोपखाना टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ा गया। बंदूकों और तोपे के उन नवीनतम नमूनों मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई थी, जिनका प्रयोग संसार के अन्य देशों में किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त करके संतुष्ट हो जाते थे। मुगलों ने नौसेना के विकास करने की और भी अधिक ध्यान नहीं दिया। उनको यूरोप के देशों में आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण बड़ा उपयोग हो सकता है। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले नए नए ढंग के जहाजों को देखकर भी मुगलों के मन में उनके निर्माण का कोई उत्साह जागृत नहीं हुआ। यूरोप के नवीनतम विज्ञान का विकास हो गया और वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करके नवीन अनुसंधान कर रहे थे। मुगलकालीन भारत इस नवीन खोजों की ओर से पूर्णतः उदासीन रहा और घड़ी और जैसे महत्वपूर्ण उपयोग पात्रिक वस्तु की ओर भी उसे समय के लोगों का ध्यान नहीं पड़ा। अभिजात वर्ग के लोग और धनी व्यापारी अपने ऐश्वर्य, वैभव और विलासित की वस्तुओं से इतने संतुष्ट थे कि ज्ञान के नवीन विकास में उनकी कोई रुचि नहीं थी। विलासित का जीवन मुगलकालीन भारत का दूसरा पक्ष था, जिसमें व्यापार की आमदनी और भूमि के लगान से प्राप्त बहुत सा धन व्यय हो जाता था। किसानों और कारीगरों को जितना भी कठिनाई जीवन व्यतीत करना पड़ता था, शहरों के अभिजात वर्ग के लोग और व्यापारी उतने ही सुख का जीवन व्यतीत करते थे। चारों ओर शान शौकत का जीवन व्यतीत करने लगे। घरेलू शान शौकत, कीमती वस्त्रों के उपयोग, मूल्यवान रत्न और धारण करने और कवि, कलाकारों और संगीतकारों को संरक्षण देने में धनी लोग आपस में प्रतिद्वंद्विता करने लगे और कवियों और कलाकारों, संगीतकारों के संरक्षण में उनका जीवन अधिक आनंदमय हो गया। ये सारे कार्य वैश्वशील जीवन के प्रतीक बन गए और इन पर बड़ी मात्रा में धन व्यय होने लगा। इस विलासितपूर्ण जीवन से 18वीं सदी में देश का
चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। अभिजात कुलों के लोग अपना स्वयं आलस्य और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। अंत में जब साम्राज्य का पतन हो रहा था, तब भी वह अपनी और साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ न कर सके। प्रांतीय दरबारों में इस प्रकार के आलसी और अयोग्य उच्च वर्ग के लोग नहीं थे। नवीन राज्यों के स्थानीय गवर्नर महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपने अधिकारों को अनुशासन फिर भी कब सभी प्रांतीय दरबारों में इस प्रकार के आलसी और अयोग्य उच्च वर्ग के लोग नहीं थे और नवीन राज्यों के स्थानीय गवर्नर महाकांक्षी थे और उन्होंने अपने अधिकारियों को अनुशासन में रखने का प्रयत्न किया। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और दिल्ली, जिसने कभी शाही शान देखती थी, एक आर्थिक कमजोर नगर बन गया। यह सभ्यता और संस्कृति अब दिल्ली से उन प्रांतीय छोटे राज्यों में पहुंच गई जिनका उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के भारत का इतिहास इन्हीं राज्यों का इतिहास है। इन राज्यों में मुगल वैभव का अविष्ट अब भी देखा जा सकता था। इन राज्यों में घटित होने वाली घटनाओं ने ही भारत के भविष्य के इतिहास का निर्णय किया। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो आपके लिए था, जिसमें हमने आज मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को देखा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो सुनाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक।